हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमर सिंह, प्राध्यापक अर्थशास्त्र, आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। लॉकडाउन के समय में इस चैनल का निर्माण मेरे द्वारा एक छोटी सी पहल है ताकि आपकी शिक्षा सुचारू रूप से जारी रखी जा सके। इस चैनल के माध्यम से अर्थशास्त्र जैसे कठिन विषय को आपको सरल अर्थों में समझाया जाएगा। फिर भी अगर इस पहल में कोई कमी रहती है तो आपके सुझाव अपेक्षित हैं। मैं यह उम्मीद करता हूं कि इस पहल का आपकी शिक्षा पर सकारात्मक प्रभाव रहेगा। इस चैनल को बनाने का उद्देश्य मैं और स्पष्ट करना चाहता हूं। इसमें आपको बोर्ड परीक्षाओं के जो 4 वर्षों के प्रश्न पत्र हैं उनके हिसाब से टॉपिक्स को समझाया जाएगा और उन टॉपिक्स को क्वेश्चन फॉर्म में करवाया जाएगा ताकि आप ये समझ सकें कि किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं और उनको हमें किस प्रकार लिखना होता है। और ये जो भी आपको मैटर करवाया जाएगा वो टू द पॉइंट होगा ताकि आप उसको एज इट इज़ याद करके उसको अपने पेपर में लिख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले सकें। हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो अध्याय है अध्याय 6 उत्पादन फलन। हेलो, आज हम करेंगे अपना अध्याय 6 स्टार्ट उत्पादन फलन। कई दिनों के बाद ये वीडियो बनाई है। तो उत्पादन फलन क्या होता है इसको समझेंगे, इससे संबंधित जो क्वेश्चंस है वो करेंगे। पहला क्वेश्चन इस पे बनता है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है उत्पादन फलन, कि उत्पादन फलन की धारणा की व्याख्या कीजिए अथवा अल्पकालीन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या कीजिए अथवा अल्पकाल एवं दीर्घकाल की व्याख्या कीजिए। तो किसी भी प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तीनों प्रकार से। तो इसका उत्तर लगभग हम यही लिखेंगे जो आपकी पीडीएफ में आपको मिलेगा, यहाँ मैं आपको समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम समझें उत्पादन क्या है। उत्पादन क्या है? इनपुट को आउटपुट में बदलना है। इनपुट को हिंदी में कहते हैं आगतें। यानी जब हम आगतों को निर्गतों में, आउटपुट को क्या बोलते हैं? निर्गत। तो इनपुट को जब हम आउटपुट में बदलते हैं तो वो क्या होता है? उत्पादन। और उत्पादन ही आय का आधार है। आय अर्जित करने का जो आधार है वो क्या है? उत्पादन। अगर उत्पादन हो रहा है तो इसका मतलब कि अर्थव्यवस्था में आय का सृजन हो रहा है। हर व्यक्ति जो अपना पैसा कमाता है, आजीविका कमाता है, वह उत्पादन के द्वारा ही कमाता है। ठीक है। उत्पादन सिर्फ ये नहीं है कि फैक्ट्रियों में हो रहा है, किसी भी प्रकार से जो निर्गत हो रही है वो क्या है? उत्पादन है। जैसे कि मान लो मैं पढ़ा रहा हूं तो ये मेरा उत्पादन है। ठीक है, कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो उसी के द्वारा तो मैं अपना जो भी आजीविका है वो कमा रहा हूं। ऐसे ही दूसरे सर्विस सेक्टर्स, या हम कृषि को देख सकते हैं, या हम अपने इंडस्ट्रीज को देख सकते हैं। तो हर क्षेत्र में उत्पादन होना जरूरी है, तभी आय का सृजन हो सकता है। तो इनपुट को आउटपुट में। अब उत्पादन फलन। ठीक है, फलन मैंने आपको 4th चैप्टर में भी ये बात समझाई थी कि फलन का मतलब क्या है। हम यहां तक इसको देख सकते हैं समझने के लिए। फल कि उत्पादन किसका फल है, किसका रिजल्ट है। रिजल्ट हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो किस चीज से उत्पादन हो सकता है। तो यहां पे हमने क्यू, ये एक वो लिखा है फॉर्मूला, क्यू इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एल एंड के। अब फंक्शन का मतलब क्या होता है यहां पे? फलन। फलन, रिजल्ट। ठीक है, तो ये इस चीज का उत्पादन, ये वस्तु कुछ भी हो सकती है। क्यों हमने इसको नाम दे दिया कि ये वस्तु कोई भी वस्तु हो सकती है। इस वस्तु का जो उत्पादन है वो किसके ऊपर निर्भर करेगा? इन 2 चीजों के ऊपर, या जो भी हम यहां पर दिखाएंगे। यानी कि ये किसका रिजल्ट है? इसका। पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था, जब मान फलन आपको करवाया था। मान लेते हैं आप
कि जो अभी मार्क्स आए, 10वीं के मार्क्स आए बच्चों के, 12वीं के मार्क्स आए, तो वो मार्क्स आने क्या है, वो किसका फलन हो सकता है, किसका रिजल्ट हो सकता है, जो उन्होंने मेहनत डाली। अब जिसने जितनी मेहनत डाली उतने उसके नंबर आएंगे। ठीक है, आपके लिए भी यही है कि आपकी जो भी सक्सेस है, सफलता है, वो किसके ऊपर निर्भर करेगी, जो हम लिखेंगे भाई मेहनत, आपके माँ बाप की मेहनत, उनकी दुआएं, ठीक है ना, सारी चीज़ों, आपके टीचर्स की मेहनत, तो ये सारे क्या है, ये कारण है, और आपकी जो सफलता है वो क्या है, उस चीज का रिजल्ट है। ठीक है ना, ये समझ में आई बात यहां तक। तो Q इज ए फंक्शन ऑफ L एंड K। L हम दिखाते हैं, डिनोट करते हैं लेबर से, और K डिनोट करते हैं कैपिटल से, यानी कि लेबर और कैपिटल, यानी श्रम और पूंजी। ठीक है, श्रम और पूंजी को ही क्यों लेते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि जैसे उत्पादन के 4 साधन हैं, तो उत्पादन के जो 4 साधन हैं उनमें जो भूमि है वो तो एक निष्क्रिय है, अपने आप तो भूमि कोई काम नहीं कर रही, लेकिन कैपिटल और पूंजी को लगा के ही तो हम काम करते हैं कि जब मजदूर जब काम करेगा तभी तो उत्पादन होगा, या एक मशीनरी काम करेगी तभी तो उत्पादन होगा। तो लेबर और कैपिटल को हम यहाँ पर लेते हैं क्योंकि ये एक्टिव उत्पादन के साधन है। उसके बाद उत्पादन फलन को 2 उसमें बांटा जाता है समय के आधार पर, और समय कुछ ऐसा नहीं है कि 1 महीना 2 महीना, उसका भी एक क्राइटेरिया है कि हम कैसे अल्पकालीन और दीर्घकालीन में बांटते हैं। तो अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन, तो इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा ये कि समान या स्थिर या दीर्घकालीन उत्पादन फलन तथा परिवर्ती अनुपात या अल्पकालीन उत्पादन फलन में क्या अंतर है। इस अंतर से हम इस अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन को समझेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा सेकंड आ गया, फर्स्ट सेकंड। तो इसके 3 नाम है, समान, स्थिर और दीर्घकालीन उत्पादन फलन। इसके भी परिवर्ती अनुपात और अल्पकालीन उत्पादन फलन। तो यहां 4 आधार हम लेंगे, 3। कारक अनुपात। कारक अनुपात क्या है, स्थिर। अब कारक अनुपात स्थिर का मतलब क्या है, इसमें अल्प दीर्घकाल में क्या होता है, सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। ठीक है, सभी साधन परिवर्तनशील, और अल्पकाल में कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं और कुछ साधन क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। यानी कि स्थिर का मतलब क्या है, उनमें कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता। बदलाव की कब जरूरत पड़ जाती है, मान लो अल्पकाल में एकदम से ऑर्डर आ जाए किसी कंपनी के पास, उसके पास ऑर्डर आ जाए, उसको उत्पादन बढ़ाना है, तो उत्पादन बढ़ाने के लिए उसको अपने साधन बढ़ाने पड़ेंगे। अब वो जब साधन बढ़ाएगा तो वो सभी साधनों को नहीं बढ़ा सकता क्योंकि समय लगेगा। तो कुछ साधनों को वो बढ़ा सकता है, जैसे कुछ साधन में कौन से आते हैं, लेबर। तो लेबर को तो वो एकदम से बढ़ा लेगा, ठीक है ना, क्योंकि मजदूरों को काम पे लगाना फिर भी आसान है। लेकिन कैपिटल कैसे, मान लो मशीनरी बड़ी लानी हो कोई, उसको अपना एक नया भवन बनाना हो कंपनी के लिए, उन चीजों को बहुत जल्दी अप्लाई नहीं किया जा सकता, नहीं बढ़ाया जा सकता। तो उसको हम कहेंगे अल्पकालीन उत्पादन फलन, कि कुछ साधन आपके स्थिर है और कुछ आपके परिवर्तनशील है, यानी कि उनमें परिवर्तन किया जा सकता है। दीर्घकाल में सभी के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम यहीं से इसको समझेंगे। पहला पॉइंट, कारक अनुपात। यहाँ पे हमने लेबर दिखाया, यहाँ पे कैपिटल दिखाया वाई एक्सिस पे। अब जो एक कैपिटल है ये फिक्स है, देखो ये एक्स अक्ष के समानांतर है, यानी कि इसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा। ये इतनी है तो ये इतनी ही है, ये ऊपर और नीचे नहीं हो पा रही, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्थिर। ये यहाँ पे स्थिर है, ओके पे, ओके तक ये स्थिर है। ये लेबर हमने नीचे दिखाया, तो लेबर यहाँ पे हम देख सकते हैं, पहले मान लेते हैं हम 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर ऐसे ही आगे तक जहाँ जरूरत पड़ेगी जितनी लेबर की, हम आसानी से इसको बढ़ा सकते हैं। 4th चैप्टर में हमने किया था कि पूर्णतः लोचदार मांग वक्र किया था ना हमने, पूर्णतः लोचदार, यानी कि इसमें जितनी भी चाहे वो लेबर बढ़ा सकता है, ये पूर्णतः लोचदार है, जितनी भी जरूरत पड़ेगी वो बढ़ा सकता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, अगर मैं इसको 2 मान लूँ यहाँ तक, ओके तक, ठीक है ना, तो 2/1
ये अनुपात आ गया, उसके बाद 2/2 ये अनुपात आ गया, उसके बाद 2/3 ये अनुपात आ गया, उसके बाद 2/4 ये अनुपात आ गया। इन दोनों कारकों का, यानी कि हमने 2 मशीन लगाई हुई है, एक मजदूर था, हम ऐसे समझ सकते हैं इसको। यहाँ पर फिर 2 मशीन 2 मजदूर लगा दिए हमने, फिर वही 2 मशीन 3 मजदूर लगा दिए, फिर उन्हीं 2 मशीनों पे 4 मजदूर लगा दिए, उन्हीं 2 मशीनों पे 5 लगा दिए, 6 7 8 9 10। तो इस तरीके से मजदूर तो बढ़ रहे हैं लेकिन मशीनें तो वही 2 की 2 हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये देखो यहाँ पे कारक, कारक क्या होते हैं, साधन, उत्पादन के साधन है ना, उनको कारक भी कहा जाता है। तो ये जो साधन है ये क्या हो रहे हैं, बदल रहे हैं, इनका जो अनुपात है वो बदल रहा है, 2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/। तो यहाँ से इनका जो कारक अनुपात है वो बदल रहा है। तो यानी कि परिवर्तनशील, कारक अनुपात क्या है, परिवर्तनशील, क्योंकि अल्पकाल में, ये आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है, पक्का कर लेना है कि अल्पकाल में कुछ साधन स्थिर हैं, उनमें बदलाव नहीं किया जा सकता। मान लो एक फैक्ट्री लगानी हो, क्या हम एक दिन में, एक महीने में एक फैक्ट्री खड़ी कर सकते हैं? हमें समय लगेगा भवन बनाने में, मशीनरी मान लो बाहर से लेके आनी है तो वो मशीनरी भी लाने में समय लगेगा। तो उस समय को, जब ये कोई समय 1 महीना 2 महीने 6 महीने उससे संबंधित नहीं है, ये किससे संबंधित है, अगर तो साधन सभी के सभी परिवर्तनशील है तो दीर्घकाल, अगर कुछ साधन परिवर्तनशील है और कुछ साधन स्थिर है तो अल्पकाल। ये इनको अलग अलग करने का आधार है, समय नहीं है। 1 महीना 2 महीना 3 महीना वो समय नहीं लेना हमें क्या लेना, अगर कुछ साधन स्थिर कुछ परिवर्तनशील तो अल्पकाल, अगर सभी साधन परिवर्तनशील तो दीर्घकाल। तो अब ये हमें डायग्राम ये समझ में आ गया, ये है दीर्घकाल का। यहाँ पे हमने कहा था कि कारक अनुपात स्थिर रहता है। क्यों स्थिर रहता है, मान लो हमारी शुरू में कैपिटल K है, लेबर L है, इतनी है OL OK। अब हमें कारकों को बढ़ाने की जरूरत पड़ी अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए, तो हमने क्या किया, इतनी K1 हमने कैपिटल बढ़ा ली और LL1 हमने क्या कर ली, अपनी लेबर बढ़ा दी। तो अब आप देखें लेबर में भी उतना ही वृद्धि हुई है और कैपिटल में भी उतनी ही वृद्धि हुई है, तो इनका कारक अनुपात तो वही का वही रहा। मान लेते हैं यहाँ पर ये 1:1 था, यहाँ पे 2:2 है, तो 1/1 इसका भी उत्तर 1 आया, 2/2 इसका भी उत्तर 1 आया। ऐसे ही आगे जाएंगे तो ये 45 डिग्री की लाइन यहाँ पे बन रही है। तो इसका मतलब क्या है कि इनके बीच में कारक अनुपात नहीं बदलेगा। 1 था पहले भी, अब भी 1 है, आगे भी ऐसे ही होगा। अगर हम ऊपर बढ़ाएंगे तो 3/3 हो जाएगा, तब भी 1 आएगा, फिर 4/4 हो जाएगा, तब भी 1 आएगा। यानी कि इनके बीच में कारक अनुपात नहीं बदल रहा। दूसरा पैमाना, दीर्घकाल में परिवर्तनशील पैमाना क्या होता है, हमारे प्लांट का, हमारे उत्पादन का आकार। ठीक है, यहाँ पर तो आकार नहीं बदला, कैपिटल उतनी की उतनी थी, कारखाना उतने का उतना था, सिर्फ लेबर बढ़ाई है, तो पैमाना नहीं बदला हमारा। उसी फैक्ट्री में हमने मजदूर बढ़ाए हैं, फैक्ट्री वही की वही है। लेकिन दीर्घकाल में क्या, तो अध्याय 6 का हमारा अगला जो टॉपिक है वो है उत्पादन की 3 धारणाएं, कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन। और इन 3 धारणाओं के ऊपर जो हमारा क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा कुल उत्पादन, औसत उत्पादन तथा सीमांत उत्पादन किसे कहते हैं। एक तालिका तथा रेखा चित्र की सहायता से इनके संबंध की व्याख्या कीजिए। तो ये हमारा एक बड़ा प्रश्न बनता है। छोटे प्रश्न भी बन सकते हैं, 4-4 नंबर के भी बन सकते हैं, 2-2 नंबर के भी बन सकते हैं। जैसे मान लो कुल उत्पादन की डेफिनेशन पूछ ले, औसत की पूछ ले, सीमांत उत्पादन की डेफिनेशन पूछ ले, तो उस समय ये 2-2 नंबर के बन सकते हैं। 4 नंबर में सिर्फ क्या था, वो कुल उत्पादन और सीमांत उत्पादन के बीच में संबंध को पूछ ले, या औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन के बीच में संबंध को पूछ ले, तो अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन जो एक बड़ा मुख्य क्वेश्चन इसमें से बनता है वो यही है कि कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन किसे कहते हैं। एक तालिका तथा रेखा चित्र की सहायता से इनके संबंध की व्याख्या कीजिए। तो पहले हम समझेंगे कुल उत्पाद क्या है। कुल उत्पाद की जो डेफिनेशन है, एक निश्चित समय में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा को क्या कहा जाता है, कुल उत्पाद। कुल उत्पाद को जो हम दिखाते हैं उसको हम दिखाते हैं टीपी, यानी कि टोटल प्रोडक्शन, ऐसे लिख देते हैं। हिंदी में भी लिख सकते हैं आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंग्लिश में लिखेंगे तो ये चीजें लिखनी आसान हो जाएंगी आपके लिए।
तो टीपी यानी कि कुल टोटल प्रोडक्शन इज इक्वल टू सिग्मा एमपी, यानी कि एमपी क्या दिखाता है, परिवर्तनों को अभी समझेंगे हम। उन सभी परिवर्तनों को अगर हम जोड़ दें सिग्मा, सिग्मा का मतलब क्या होता है, समेशन, यानी कि ऐड करना। अगर हम उन सभी उनको जोड़ दें तो ये टोटल के बराबर हो जाएगा, या टोटल को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, टीपी इज इक्वल टू एपी इंटू में एल। ठीक है, अब इनकी डेफिनेशंस को हम इस तालिका से समझेंगे और फिर इनके संबंध को हम इस चित्र से समझेंगे। दूसरा है औसत उत्पाद। औसत उत्पाद को क्या कहते हैं, एपी, यानी कि एवरेज प्रोडक्शन या एवरेज प्रोडक्ट। तो एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल टू टीपी बटे एल, यानी कि जितना भी टोटल है, टोटल प्रोडक्शन, उसको परिवर्तनशील कारक एल यानी कि श्रम, लेबर से आगे भाग कर दें तो वो क्या बन जाएगा, औसत उत्पाद। और तीसरा है हमारा सीमांत उत्पाद। सीमांत उत्पाद को हम लिखते हैं एमपी से, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट। और एमपी क्या है, एमपी इज इक्वल टू डेल्टा, यानी कि ये परिवर्तन को दिखाता है, डेल्टा टीपी बटे डेल्टा एल, और टीपी एन माइनस में टीपी एन माइनस 1। अब इस परिभाषा पे आते हैं कि एक निश्चित समय में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा को कुल उत्पादन कहते हैं। इस तालिका में हमने क्या दिखाया है, पहले कॉलम में दिखाया है हमने भूमि एक स्थिर साधन है। क्या है भूमि, एक स्थिर साधन, उसको हम अल्पकाल में परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक किसान की बात ले लेते हैं हम। एक किसान है, उसके पास 1 एकड़ जमीन है। अब वो 1 एकड़ और बहुत जल्दी तो नहीं खरीद सकता, उसको समय लगेगा। अब उसने सोचा कि मैं उत्पादन बढ़ाता हूँ, अपने खेत में मैं उत्पादन बढ़ाऊंगा। और उत्पादन बढ़ाने का उसको क्या तरीका है, सिर्फ कि वो उस पर श्रम की इकाइयों को बढ़ा दे। तो अब श्रम की जो इकाइयां हैं, यानी कि लेबर की जो इकाइयां हैं, वो शुरू में उसने लगाई 0। अब ये जरूरी नहीं है लेबर कि वो किसी बाहर से मजदूर को लेके आए, अगर वो खुद भी उस पर काम करता है तो उसको भी हम क्या कहेंगे, लेबर कहेंगे, उसकी खुद की लेबर कहेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर इसने शुरू में उसने खेत पर कोई भी काम नहीं किया, ना खुद के द्वारा और ना ही कोई मजदूर लगा के, तो उत्पादन भी क्या होगा, यहाँ पर हमने सीमांत उत्पाद दिखाया है, डेल्टा टीपी बटे डेल्टा एल। यहाँ पे कुल उत्पाद दिखाया है, टीपी इज इक्वल टू सिग्मा एमपी या टीपी इज इक्वल टू एपी इंटू एल। और यहाँ पे औसत उत्पाद दिखाया, एपी इज इक्वल टू टीपी बटे में एल। ठीक ना, तो ये कॉलम आपको पता चल गया। शुरू में उस खेत पर उसने कोई काम नहीं किया, ना खुद किया ना कोई मजदूर लगाया, तो उत्पादन क्या है, 0। उस जब मजदूरी नहीं लगाया, ये परिवर्तनशील कारक है, ये स्थिर कारक है। स्थिर कारक वो है जिसमें अल्पकाल में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। परिवर्तनशील कारक वो है, कारक या साधन कह सकते हैं हम इसको, कि जिसमें अल्पकाल में भी परिवर्तन किया जा सकता है। तो कुल उत्पाद भी क्या हो गया, 0। जब मजदूरी नहीं लगाया, कोई उत्पादन ही नहीं हुआ, तो टोटल उत्पाद भी 0 और औसत उत्पाद भी 0। अब अगला, भूमि वही एक है स्थिर, उसने श्रम की 1 इकाई लगाई, यानी कि 1 मजदूर लगाया, चाहे उसने मजदूर लगाया चाहे उस व्यक्ति ने खुद अपने खेत में काम किया। तो वो यहाँ पर हम मान लेते हैं चावल की खेती कर रहा है, आजकल चावल का सीजन है, तो चावल की खेती वो कर रहा है। तो 1 मजदूर लगाने से उसको मान लेते हैं हम 6 क्विंटल। 1 मजदूर लगाने से कितना मिला, उस खेत पर लगाने से 6 क्विंटल मिला, यानी कि उस मजदूर का जो योगदान रहा वो कितना रहा, 6। तो टोटल उत्पादन भी कितना हुआ, 6, क्योंकि हमने क्या कहा था कि अगर हम सभी को जोड़ दें परिवर्तनों को, ये रहा सिग्मा एमपी। अब एमपी कितना है, 6, तो सिग्मा एमपी कितना हुआ, 6। तो 6 ही हमारा टोटल प्रोडक्शन हो गया। अब औसत प्रोडक्शन क्या हुआ, टीपी टोटल बटे में एल। अब एल कितना है, 1, तो 6 बटे में 1 कितना आ गया, 6 भाग 1। ठीक है, उसके बाद 2, 1 मजदूर और बढ़ा के देखता है वो अगले साल। ठीक है, दूसरा मजदूर बढ़ाने से उसको उत्पादन हुआ 14 का। ठीक है, उस 1 मजदूर का जो प्रोडक्शन रहा 14 का। तो 1 मजदूर तो पहले था, अब ये 2 का मतलब क्या हो गया कि 1 मजदूर पहले था, 1 उसने और लगा लिया, तो उस नए मजदूर को लगाने से 14 क्विंटल की बढ़ोतरी हुई।
तो यानी कि एमपी उस अकेले का, सीमांत का क्या मतलब है कि एक परिवर्तनशील कारक की एक इकाई कम या ज्यादा करने से कुल उत्पादन में क्या परिवर्तन आता है, वो सीमांत उत्पाद है। और औसत उत्पाद क्या है, परिवर्तनशील कारक की प्रति इकाई उत्पादन को, प्रति इकाई आ जाएगा ना, टोटल एल से भाग कर देंगे जितने भी मजदूर हैं, तो प्रति इकाई आ जाएगा कि एक इकाई का कितना है। तो यहाँ पे सीमांत का क्या है कि उसने अब जो मजदूर कम या ज्यादा लगाया तो उससे कुल उत्पाद में कितना फर्क पड़ा, तो दूसरा मजदूर लगाने से कुल उत्पाद में कितना का फर्क पड़ा, 14 का। तो अब डेल्टा एमपी किया हुआ है हमने, यानी कि पहला परिवर्तन, अब ये पहला परिवर्तन था, ये दूसरा परिवर्तन था, तो 6 + 14 कितना बन गया, 20, यानी कि टोटल कितना हो गया, 20। एक मजदूर अगर वो और लगाए तो कुल उत्पादन उस मजदूर की 28 का परिवर्तन डालेगा वो, ठीक है, यानी कि तीसरा मजदूर जो है वो 28 क्विंटल उत्पादन का योगदान देगा। तो अब ये देखो हमने सिग्मा बोला हुआ ना, सिग्मा एमपी, तो ये एक जोड़ दिया, ये दूसरा जोड़ दिया, अब ये तीसरा परिवर्तन जोड़ दिया, ठीक है ना। तो तीसरा परिवर्तन जोड़ने से कितना हुआ, 6 और 14 20 और 28 48, ठीक है, यहां तक पता चल गया। और यहां तो सिंपल है, 20 है तो 2 से भाग कर दो, तो 20 भाग 2 = 10, ठीक है, और 48 है तो 3 से भाग कर दो, तो 16 3 48, तो ये प्रति मजदूर आ जाएगा कि औसत आ गई ये। अब इन मजदूरों में किसी का योगदान ज्यादा है, किसी का योगदान कम है, ठीक है ना, लेकिन ये औसत है कि अभी तक 3 मजदूर लगे, 3 मजदूर ने 48 का उत्पादन कर दिया, तो 16 3 48, एक एक मजदूर के वो हिस्से कितना आया, 16 16। चौथा मजदूर और लगाया उसने, चौथा मजदूर लगाने से अब उसको फायदा हुआ 24 का। अभी तक देखो आप 6 से 14 बढ़ रहा है, ठीक है, 24 से 14 से 28 यहां भी बढ़ रहा है, अब 28 से 24, यानी कि चौथा मजदूर लगाने से कुल उत्पादन तो बढ़ रहा है, लेकिन उसकी बढ़ने की जो गति है वो कहीं ना कहीं कम हुई है। तो अब 48 में 24 जोड़ेंगे कितना बन गया, क्योंकि डेल्टा एमपी है ना, तो ये 48 और 24 72। अब ये 72 है, इसको हम किससे भाग कर देंगे, एल से, यानी कि 72/4, क्योंकि क्या है एपी, टीपी बटे एल के टोटल प्रोडक्शन बटे में लेबर, तो लेबर कितनी होगी अभी तक 4, टोटल प्रोडक्शन कितना हो गया 72, तो 72/4, तो ये कितना आ गया 18। फिर 5वां मजदूर लगाया उसने, अब 5वां मजदूर लगाने से उसको फायदा हुआ सिर्फ 8 का, यानी 8 ही टोटल प्रोडक्शन बढ़ा, परिवर्तन कितना आया 8 का। अब ये हमने यहाँ पे देखो टीपी, डेल्टा टीपी बटे डेल्टा एल किया हुआ है ना, तो ये कितना एक लेबर में परिवर्तन करने से, डेल्टा किस चीज को दिखाता है, परिवर्तन को, कि लेबर में एक कम या ज्यादा किया और उससे हमारे टोटल प्रोडक्शन में कितना अंतर आया, यानी कि इससे इसमें कितना अंतर आया कम ज्यादा करने से। एक लेबर को हम कम करें या एक लेबर को हम बढ़ाएं तो उससे हमारे टोटल में कितना परिवर्तन आएगा, उस चीज को दिखाता है एमपी। छठा मजदूर लगाया, उससे उत्पादन में फायदा हुआ सिर्फ 4 का, तो 72 + 8 80 और 80 + 4 84, और ऐसे ही 84/6 कितना बन गया 14, तो औसत 14। 7वां मजदूर लगाया तो उसके आने से कोई फायदा नहीं हुआ। अब ये क्यों फायदा नहीं हुआ ये हम अगले चैप्टर में देखें। फिलहाल के लिए ये भी हो सकता है कि उस खेत में इतनी जगह ही नहीं है कि वो 7 मजदूर लगा सके, क्या पता जितने ज्यादा मजदूर होते रहे वो आपस में झगड़ा भी करने लग जाए, ये भी संभावना है, ठीक है, या वहां पर भीड़ बढ़ जाए जिसके कारण वो एक दूसरे के ऊपर काम को छोड़ने लगे, कभी तू कर लिए, तो यानी कि 7वां मजदूर लगाने से उसको कोई फायदा नहीं हुआ, और उसका जो टोटल उत्पादन है 84 + 0 कितना रहा 84, और 84 को जब 7 से भाग करेंगे, क्योंकि एपी निकालना है तो टीपी टोटल प्रोडक्शन बटे में लेबर, तो ये 84/7 कितना आ गया 12। अब 8वां मजदूर और लगाया, उसने क्या किया -4, यानी कि उसने कुल उत्पादन कम करवा दिया। कैसे करवा दिया, क्या पता कि उनको कह दिया हो भाई हड़ताल करें, ये भी संभावना हो सकती है, या ऐसी भी संभावना है
कि उनके आने से वहाँ पर इतनी कंजस्टेड जगह हो गई कि वो मिलकर काम नहीं कर पाए, उनकी लड़ाई झगड़े होने लगे और ज़्यादा, तो जिससे कि वहाँ पर जो वर्क है वो प्रभावित होने लगा और जो उत्पादन है वो कम हो गया, -4, यानी कि उत्पादन, टोटल उत्पादन 4 कम हो गया। तो 84 में से -4 करेंगे तो 80, ठीक है ना। तो 80 को 8 से भाग करेंगे तो AP हो गया 10। तो यहाँ पर हम इस बात को समझ सकते हैं कि सीमांत उत्पादन तो पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव हो सकता है, लेकिन औसत कभी भी जीरो नहीं हो सकता। क्यों जीरो नहीं हो सकता? कि क्योंकि अगर कुछ ना कुछ उत्पादन रहेगा, ठीक है, तो चाहे वो पॉइंट्स में आए, औसत इतनी पॉइंट्स में आए, 0 0 0 0 0 0 1, ठीक है, कितनी भी आए, लेकिन जीरो नहीं हो सकता। जीरो सिर्फ एक ही स्थिति में हो सकता है, जब कोई उत्पादन ना हो रहा हो, जैसे हमने शुरू में ही देखा था कि कोई उत्पादन नहीं हो रहा, इसलिए औसत उत्पाद भी क्या है, जीरो है। समझे? उसके बाद यहां से हम देखेंगे, एक ये मैंने आपको बताया था TPN। अब ये देखो TPN, इस इकाई का निकालना है, मान लो हमें MP दूसरी इकाई का, तो TPN कितना है? TPN इस टोटल का 20 माइनस में TPN-1, इससे पहले वाली इकाई का टोटल कितना था? वो कितना था? 6। तो यानी कि मैं अगर 20 में से TPN, दूसरी इकाई का टोटल कितना है? 20, ठीक है ना। दूसरी इकाई को लगाने से टोटल प्रोडक्शन कितना है? 20। उसमें से TPN, यानी कि यहाँ पे N हम मान सकते हैं अब 2, 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। N हमने इसलिए लिख दिया कि ये कोई सी भी इकाई का हम टेस्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, और उसको निकालने के लिए हमें उस इकाई से पहले वाली इकाई का टोटल कितना था वो हमें निकाल देना है। तो इससे पहले वाली इकाई का कितना था? 6, तो 20 माइनस 6, तो यानी दूसरी इकाई का कितना है? 14। तो इस प्रकार हम ये तीनों के TP कैसे है, हर एक परिवर्तन को जोड़ते चले, 6 14 20 20 और 28 48 48 और 24 72 72 और 8 80 80 और 4 84 84 और 0 84 और 84 माइनस 4 80। तो इस प्रकार हम सभी परिवर्तनों को अगर जोड़ते चलें तो टोटल निकल जाता है। और अगर हम एवरेज से, ये देखो एवरेज से अगर इसको लेबर को गुणा कर दें, मान लो एवरेज 6 है, 6 गुणा में 1 6, 10 गुणा में 2 20, 16 गुणा में 3 48, तो ये टोटल निकल आएगा। ऐसे ही औसत उत्पाद क्या है? प्रति परिवर्तनशील कारक की प्रति इकाई उत्पादन को औसत उत्पाद कहते हैं। तो ये TP, हमने ये TP भाग L किया है, 6 भाग 1 20 भाग 2 48 भाग 3, ये देखो L जो परिवर्तनशील कारक है। तो इस प्रकार हम ये तीनों निकाल सकते हैं। अब इनके बीच में जो संबंध है वो लगभग इससे क्लियर हो जाता है, फिर भी यहाँ देखते हैं हम। देखिए, जब हमारा सीमांत उत्पाद बढ़ रहा है 6 से 14, 14 से 28, यानी कि तीसरी इकाई तक बढ़ रहा है, यहाँ पर जाकर यह अधिकतम हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर जाकर यह अधिकतम हो गया 28, तो यहाँ पर जाकर अधिकतम हुआ, ये देखिए यहाँ पे तीसरी इकाई पे जाके ये, तो एक पॉइंट तो आपको ये याद रखना है, इस पॉइंट तक तो जो MP है हमारा वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है वो बढ़ती दर से बढ़ना, ठीक है। तो यहां तक तीसरी इकाई तक बढ़ती दर से बढ़ रहा है, क्योंकि हर एक मजदूर लगाने से जो उत्पादन है पहले के मुकाबले ज्यादा उसका उत्पादन वो कर रहा है। तो इसलिए यहाँ तक ये बढ़ती दर से, अब इसको इस प्रकार से बनाओगे आप तभी ये ठीक आएगा। अगर आप इसको इस प्रकार से बना दोगे तो ये बढ़ती दर से नहीं होगा, ये घटती दर से होगा। ये बात ध्यान रखनी है आपको, थोड़ा ये नीचे ले जाके फिर ये ऊपर उठाना है, और जहाँ पर हमारा जो MP है यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट है वो अधिकतम होगा, वहाँ से ये थोड़ा सा इस तरफ झुकाव होगा, यानी कि ये थोड़ा चपटा हो जाएगा, इसकी जो ग्रोथ की दर है वो थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है ना। यहां पर अगर हम देखें ऐसे, तो ये देखो
ये ज़्यादा बढ़ोतरी को दिखा रहा है, ठीक है। और अगर हम इस तरीके से करेंगे तो ये कम बढ़ोतरी को दिखाएगा, देखो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लेके जाना है। और फिर इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। अति परिवर्तन जो बिंदु है इसको बोलते हैं, इससे ये अपना झुकाव चेंज करता है, इसमें परिवर्तन आता है। यानी कि यहां बढ़ तो रहा है लेकिन कौन सी दर से, घटती दर से बढ़ना। अब यहां पे देखिए आप, यहां पर टोटल प्रोडक्शन पहले 6, 20, 48, इसकी गति बहुत ज्यादा थी। अब यहां पर गति कितनी रह गई है, पहले 28 थी, अब कितनी होगी, 24। यानी कि इसकी बढ़ने की थोड़ी गति बढ़ तो रहा है लेकिन कम होगी। फिर उसके बाद 8 और कम होगी, ठीक है ना। उसके बाद सिर्फ 4 रहेगी और कम होगी। उसके बाद 0, यहाँ पे जाके ये अधिकतम हो जाता है। जहां पे हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट 0 है वहां पर हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है वो अधिकतम है। ये देखिए 7वीं इकाई पे जाके हम ये कह सकते हैं ये अधिकतम है। तो एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, 2, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमारा होगा जहां पर एपी अधिकतम होगा, ठीक है। और वो किसको काटेगा, एमपी को काटेगा। जहां पर एपी अधिकतम होगा, तो ये बड़े ध्यान से बनाने का बिंदु है, यहां पर एपी अधिकतम होना चाहिए। अगर इससे आगे या पीछे एपी अधिकतम है तो वो गलत होगा। जहां पर एमपी को एपी काटेगा वो उसका अधिकतम बिंदु होगा। तो 3। उसके बाद चौथा बिंदु ये है आपका, और यहां पे कि जहां पर एमपी 0 होगा वहां पर टीपी अधिकतम होगा। तो ये इनका संबंध है। हम क्या लिखेंगे कि ये बिंदु हम इसका नाम देंगे, मान लेते हैं ए, बी, सी, डी, ई, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि बिंदु ए तक एमपी बढ़ रहा है तो टीपी भी 0 से बी तक बढ़ती दर से बढ़ रहा है। उसके बाद एमपी घटने लगता है तो टीपी बी से डी के बीच में घटती दर से बढ़ता है। बढ़ तो रहा है लेकिन उसकी जो दर है वो घट चुकी है, ये देखिए यहां पर घट चुकी है, ठीक है। और डी बिंदु पर जाकर टीपी अधिकतम हो जाता है और एमपी 0 हो जाता है। डी बिंदु के बाद, इस डी बिंदु के बाद टीपी गिरने लगता है और एमपी क्या हो जाता है, 0 होकर ऋणात्मक, ठीक है ना, माइनस में है ना नीचे, ऋणात्मक हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये टीपी और एमपी के बीच में हो गया। अगर एमपी और एपी के बीच में संबंध लिखना पड़े तो हम क्या लिखेंगे कि भाई एपी कभी भी 0 नहीं होता, एमपी धनात्मक, 0 और ऋणात्मक हो सकता है लेकिन एपी हमेशा धनात्मक रहता है। जहां पर जो एमपी का जो अधिकतम बिंदु है वो एपी से पहले आएगा, इसकी बढ़ने की जो गति होगी वो भी ज्यादा होगी और इसकी जो गिरने की गति होगी वो भी ज्यादा होगी, ठीक है ना। एपी बढ़ता भी धीरे है और गिरता भी धीरे धीरे है और ये कभी भी 0 नहीं होता। और जहां पर एपी एमपी को काटेगा वो एपी का अधिकतम बिंदु होगा, जैसे कि बिंदु सी। तो इस प्रकार से हम टीपी और एमपी और एपी इनके बीच में संबंध को दर्शा सकते हैं। तो ये आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। इसकी जो पीडीएफ है वो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से आप डाउनलोड करके अपनी कॉपी में लिख लेना। अगर कोई कंफ्यूजन इसमें रहती है तो आप मैसेज से या फोन करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद। स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड जो पीडीएफ है वो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ जो एक लिंक दिया गया है उससे डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो भी आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं ये हरियाणा बोर्ड और दूसरे बोर्ड्स में जो क्वेश्चंस आ चुके हैं उनके बेस के ऊपर ही आपको ये क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। और 2017, 18, 19 और 20 के जो प्रश्न पत्र हैं वो लगभग इनमें कवर हैं।
तो आप इसको PDF से अपनी कॉपी में उतार सकते हैं। धन्यवाद।